नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। अब नींद से कह दो कि हमसे सुलह कर ले, वो दौर चला गया जब हम रात भर जागा करते थे। नींद संबंधित समस्याएं किसी को भी हो सकती हैं, किसी भी उम्र में हो सकती हैं और कभी भी हो सकती हैं। नींद की समस्याएं इतनी आम हैं कि कुछ लोग तो इनका समाधान करने की खुद ही कोशिश करते रहते हैं। अगर नींद ना आए तो कई वर्षों तक खुद ही नींद की दवाएं लेते हैं, लेकिन विशेषज्ञ को नहीं दिखाते। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मान लेते हैं कि नींद की समस्या के साथ अब उन्हें जीवन भर जीना पड़ेगा। लेकिन नींद की समस्याओं का इलाज भी हो सकता है और सही समय पर उनकी पहचान करने की भी आवश्यकता है। आज हम विस्तार से टोटल हेल्थ में बात करेंगे स्लीप डिसऑर्डर्स एंड स्लीप प्रॉब्लम्स की और समझेंगे कि नींद संबंधित विकार और समस्याएं क्यों होती हैं और क्यों होता है ज़रूरी इनका इलाज। बिल्कुल, तुम्हें नींद नहीं आती तो कोई और वजह होगी। हर एक ऐब का कसूरवार इश्क तो नहीं होता। तो अगर आपको नींद नहीं आती है तो उसकी वजह ढूंढिए। और जैसा कि किरण ने कहा कि अगर आपको अच्छी नींद आती है और अगर आपकी नींद में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो यकीन मानिए आप एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो उसकी वजह ढूंढिए, डॉक्टर के पास जाइए, जानिए, समझिए, सावधान हो जाइए, सजग हो जाइए और ये जानने की कोशिश करिए कि इसकी वजह क्या है। और अगले आज के कार्यक्रम में हम आपको अगले 1 घंटे में इसकी वजह बताएंगे, आपको सावधान करेंगे और सजग भी करेंगे ताकि आप अपनी नींद को भरपूर ले पाएं और दूसरों को ना डिस्टर्ब करें, खर्राटे भी ना लें। इस विषय में भी आपको विस्तार से बताएंगे अगले 1 घंटे में। तो जानकारी की शुरुआत करते हैं। ये रिपोर्ट देखते हैं और समझते हैं कि अगर व्यक्ति को काफ़ी लंबे समय तक स्लीप डिप्रिविएशन हो जाता है यानी नींद की कमी हो जाती है तो उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं और आमतौर पर कौन सी नींद की समस्याएं हैं जो लोगों को परेशान करती हैं। नींद संबंधित समस्याएं बेहद आम हैं और काफी लोगों को परेशान करती हैं। नींद का हमारे स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध होता है। कई कारक हैं जो नींद को प्रभावित करते हैं। हर उम्र के लोगों में नींद संबंधित समस्याएं देखी जा सकती हैं। भले ही कारण अलग हों, लेकिन बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इससे प्रभावित हो सकता है। यदि नींद ठीक से न आए तो इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है और उसे कई तरह की स्वास्थ्य संबंधित व कई अन्य समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। यदि नींद न आना रोज की बात बन जाए तो बात चिंता की है, क्योंकि इससे न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा सकता है। आमतौर पर नींद संबंधित समस्याएं हो सकती हैं अनिद्रा की समस्या, बार बार नींद टूटना, खर्राटे लेना, अधिक नींद आना। इनके अलावा कुछ अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। यदि लंबे समय तक नींद न आए या नींद की कमी हो तो व्यक्ति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, हार्मोन का असंतुलन, स्मरण शक्ति में कमी, बेचैनी। महिलाओं में नींद न आने के कारण माहवारी से जुड़ी परेशानी। इसके अलावा व्यक्ति को मधुमेह व उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए यदि आपको नींद न आने की समस्या हो रही है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। एक विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं। जानें कि खर्राटे या नींद की कोई अन्य समस्या का कारण क्या है और उसका सही इलाज करवाएं। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। कहते हैं कि सोने दो मुझे, सोना जरूरी है ख्वाब संजोने के लिए, क्योंकि कल फिर उठना है मुझे उन्हीं ख्वाबों को पूरा करने के लिए। अक्सर नींद को जोड़ा जाता है सपनों से कि हम ड्रीम्स देखेंगे, अगले दिन उनको पूरा करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो बात होती है, नींद का जिक्र बहुत से गानों, कविताओं और शायरी में भी किया जाता है। लेकिन नींद का महत्व हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है और यदि नींद पूरी नहीं होती तो हमारे जीवन पर, हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ पर और हमारे स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये आज हम जानेंगे विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ रहेंगे विशेषज्ञों के पैनल। हमारे साथ होंगे डॉक्टर अनंत मोहन, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली से। डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली से।
और डिस्कशन में हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर संजय मनचंदा, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ स्लीप मेडिसिन, सर गंगाराम अस्पताल से। हमारे विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और आज की जो जानकारी है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वो लोग जिनको ज़्यादा नींद आती है, वो लोग जिनकी नींद बार बार टूटती है, और ऐसे लोग जिनको नींद बहुत कम आती है। तो आपको क्या करना है अच्छी नींद के लिए, ये जानने के लिए आज का हमारा पूरा कार्यक्रम देखते रहिए। बिल्कुल, अच्छी नींद के लिए क्या कुछ आपको करना है ये जानने के लिए आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। और हमारे इस कार्यक्रम से आप भी सीधे लाइव जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन लाइंस खुल चुकी हैं, तो आपके मन में अगर कोई शंका हो, आपको कोई प्रश्न हो, उसका जवाब आप हमारे विशेषज्ञों से पा सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 1800111234। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने प्रश्न हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddnewstotalhealth@gmail.com। और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं नींद का क्या महत्व है हमारे लिए। प्रोफेसर अनंत मोहन, जब नींद की बात आती है तो बहुत से लोग हैं जिन्हें ये पता भी नहीं होता कि रोज़ कितने घंटे सोए, नींद कैसी रही। आमतौर पर इस तरफ हमारा नज़र ही नहीं जाती या ध्यान नहीं जाता। कितनी बड़ी समस्या आप मानते हैं और कितना चिंता का विषय है यदि किसी व्यक्ति को अच्छी नींद नहीं आ रही या ठीक से नींद नहीं आ रही? जी हाँ, आपने ठीक कहा कि एडिक्वेट पर्याप्त नींद बहुत ज़रूरी है बॉडी की हेल्थ के लिए, लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए। कितनी नींद लेनी चाहिए एक आदमी को, ये कोई फिक्स नहीं है, बट ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द फुल जो डे का जो पूरा दिन है उसका नींद के तरफ जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों में नींद ज़्यादा आती है जब वो बहुत छोटे होते हैं, वो ज़्यादा सोते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी नींद की ज़रूरत भी कम होती है। बट ऑन एन एवरेज फॉर अ नॉर्मल एडल्ट 6 से 8 घंटे पर डे की नींद एडिक्वेट मानी जाती है। क्यों ज़रूरी है नींद? ये इसलिए क्योंकि पूरा दिन बॉडी के सारे जो सेल्स हैं, सिस्टम्स हैं, कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और बाकी सारे बॉडी के फंक्शंस कैरी ऑन करते हैं। उनको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है और ये रेस्ट तब मिलता है जब रात को नींद लिया जाता है। तो इतना एडिक्वेट रेस्ट होगा तभी वो आगे जाके अगले दिन फंक्शन करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तब बॉडी के सिस्टम्स के ऊपर ज़्यादा जोर होता है, उनको रेस्ट नहीं मिलता, फिर प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स हैं वो तो अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे उसके बारे में। बट न्यूरोलॉजिकल हो, कार्डियोवैस्कुलर हो, शुगर, बहुत सारे प्रॉब्लम अलग अलग सिस्टम पे, मेंटल हेल्थ पे आती हैं। इसलिए 6 to 8 आवर्स फॉर अ नॉर्मल एडल्ट एडिक्वेट माना जाता है। बट ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन एज, और ऑल्सो वेरी करता है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, कितनी थकावट होती है, तो इस सब पे डिपेंड करता है। जी डॉक्टर मंजरी, कई बार हम ये जान नहीं पाते कि नींद से जुड़ी हुई समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। कई बार हम उसको डे टू डे वर्क से जोड़ते हैं। तो कितनी बड़ी ये समस्या है, यानी कितनी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं और किस तरह की सामान्य समस्याएं हैं नींद से जुड़ी हुई लोगों के बीच में? जी बिल्कुल, बहुत जानना जरूरी है कि हमारे देश में जितनी भी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हुई हैं नींद की बीमारी पे, चाहे वो हॉस्पिटल बेस्ड हो चाहे वो कम्युनिटी बेस्ड हो, उसमें पाया गया है कि करीब 15% पॉपुलेशन को कोई ना कोई नींद की बीमारी है। और अगर हम एक बहुत कॉमन समस्या को ले जिसको हम बोलते हैं इंसोम्निया, तो किसी भी फॉर्म में इंसोम्निया 30% पॉपुलेशन में शामिल है। तो 15% लोगों को नींद की बीमारियां होंगी और मोटे मोटे तौर पे सबसे ज़्यादा जो बीमारी है वो इंसोम्निया होती है, जिसमें अगर हम को सही समय दिया जाए सोने का फिर भी हम ना सो पाए, या तो हम नींद में ना जा पाए, नींद में जाने के बाद उसको मेंटेन ना कर पाए, या फिर जल्दी सुबह उठ जाएं, जो इंसोम्निया बोला जाता है, वो सबसे कॉमन है। इसके बाद आता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। नेक्स्ट माना जाता है कि करीब 4 से 8% पॉपुलेशन को हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में हमारे देश में बहुत एक गलत भ्रांति है। लोग समझते हैं कि अगर आप खराटे मार के सो रहे हो तो वो घोड़े बेच के सोना है या अच्छी नींद है। तो ये एक बहुत गलत भ्रांति है। ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक गंभीर बीमारी है जिसमें हर मिनट में कुछ क्षणों के लिए ऑक्सीजन की कमी होती है ब्रेन में, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ब्रेन का फंक्शन इम्पैक्ट होता है। तो ये भी एक कॉमन समस्या है।
इसके बाद करीब 3 से 2% की रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की बीमारी है, जिसके बारे में हमारी जनता जानती ही नहीं है, जिसमें सोने के पहले पैरों में बेचैनी होती है और पैर एक जुट पे मतलब रेस्ट नहीं कर पाते हैं, बेड पे हिलाते रहना पड़ता है या फिर चल फिर के उसको ठीक करना पड़ता है। तो ये भी एक कॉमन परेशानी है। तो ये 3 मोटी मोटी तौर पे परेशानियां हैं और ये बहुत आम है। चूंकि नींद से संबंधित है तो लोग इसको अनदेखा कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि बीमारी नींद में नहीं हो सकती। अरे भैया, नींद की क्या बीमारी है, ऐसी कौन सी चीज है? तो नींद की बीमारियों के बारे में जानकारी और जागरूकता बहुत जरूरी है। इसके अलावा नींद की बीमारियां इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा बीमारियां हैं जिसकी वजह से मेडिसिन का अब्यूज होता है हमारी कंट्री में। अगर एक बीमारी हम ले इस देश में जहां की एडिक्शंस कॉमन मेडिसिन, ओवर द काउंटर मेडिसिन से हो रहे हैं, वो है नींद की बीमारी। जी प्रोफेसर अनंत मोहन, स्नोरिंग का जिक्र डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी ने किया। खर्राटे लेना बेहद आम है और बहुत से लोग ये मानते हैं या तो सामान्य है या हमें अच्छी नींद आ रही है, जबकि आसपास के जो लोग होते हैं, स्पेशली जो अगर एक रूम में सो रहे हैं, वो काफ़ी उनको डिस्टर्बेंस रहता है, लेकिन इस पर कभी बात नहीं की जाती। कितनी बड़ी समस्या के रूप में देखते हैं, इसके क्या कारण है और क्या हर मामले में स्नोरिंग या खर्राटे लेने का कारण ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ही होगा? देखिए, स्नोरिंग, खर्राटे लेना एक बहुत ही कॉमन फीचर है और ये अप टू अ सर्टेन लेवल ये नॉर्मल भी है। तो डीप स्लीप में खर्राटे होते हैं, ये बात सही है, बट ये बात सही नहीं कि हर हमेशा नॉर्मल होगा। ये इसके डेफिनेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बोलें कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों में लगभग 20 to 25% किसी ना किसी स्टेज पे खर्राटे लेते हैं, जो कि नॉर्मल वेरिएंट भी हो सकता है। और एडल्ट्स में तो ऑलमोस्ट करीब 40% अपने लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पे खर्राटे लेते हुए पाए गए हैं। ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज से है। बट सारे एबनॉर्मल नहीं होते। एक टर्म होता है हैबिचुअल स्नोरर। हैबिचुअल स्नोरर मतलब जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली स्नोरिंग करते हैं, हैवी स्नोरिंग और बहुत प्रोलॉन्ग स्नोरिंग, जो हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा जिनको स्नोरिंग करते हुए पाया गया, उनको हैबिचुअल स्नोरर कहते हैं। स्नोरिंग क्यों होती है, खर्राटे क्यों आते हैं? बेसिकली जब अंदर सांस ली जाती है उस टाइम पे नाक और जो गले का रास्ता है, पैसेज है, वहाँ पे कुछ ऐसे टिश्यूज हो सकते हैं जिनका मूवमेंट होता है। जब हवा का पैसेज अंदर बाहर होता है, वो जो मूवमेंट होता है वो फ्लॉपी जैसे होते हैं, थोड़ा फ्लैप जैसे थोड़ा बहुत मूव करते हैं। उस मूवमेंट के वजह से वो साउंड जनरेट होती है, वाइब्रेटरी साउंड जनरेट होती है, जो कि हम खर्राटे के हिसाब से हम सुनते हैं। अप टू अ सर्टेन लेवल ये नॉर्मल है। उससे ज़्यादा हो या ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो, ज़्यादा लंबे टाइम तक जाए तो एबनॉर्मल है। और अगर इसके वजह से फिर बात आई, क्या आपने पूछा सारे खर्राटे लेने वाले ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसमें हमें सस्पेक्ट करना चाहिए, जिनमें बहुत ज़्यादा डेली या बहुत फ्रीक्वेंटली हो, या खर्राटों के साथ साथ उनको देखा जाए रात को सांस भी बंद हो जाए, चाहे कुछ सेकंड के लिए ही सही, अगर सांस बंद हो जाए वो एक काफ़ी सीरियस साइन है। जिन लोगों को अगले दिन फ्रेश फील करके ना उठ पाए, सुबह हमेशा नींद आती रहे, उनको लगे ही नहीं कि उनको ठीक से नींद आई, जिनको दिन भर अक्सर नींद आती रहती है, बैठे बैठे सो जाते हैं, कार में सो गए, ड्राइविंग में सो गए, टीवी देखते देखते सो गए, किताब पढ़ते पढ़ते काम पे भी सो गए, जिनको बहुत नींद आती है, तो ये कुछ बहुत ऑमिनस लक्षण हैं जो अगर हैं तो हमको जरूर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सस्पेक्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय मनचंदा, आपसे यहाँ समझना चाहेंगे कि नींद की जो समस्या है, चाहे वो ज़्यादा नींद आने की हो या नींद कम आने की हो, ये किस तरह से दूसरी अन्य समस्याओं को और जन्म दे सकती है? इसकी वजह से दूसरी और कौन सी समस्याएं हो सकती है? देखिए, ऐसे नींद के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट था, दैट इफ स्लीप डज नॉट परफॉर्म एन एब्सोल्युटली वाइटल फंक्शन, then perhaps it is the biggest mistake the evolutionary process has ever made. यानी अगर निद्रा की जो इम्पोर्टेंस है इतनी ज़्यादा ना होती तो कुदरत ने हमारे साथ बेइंसाफ़ी की है, हमारे 8 घंटे ज़िंदगी के हमसे ले लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नींद है उसी के अंदर जो है डीप स्लीप के अंदर हमारी बॉडी टिश्यू की रिपेयर्स होती हैं। बच्चों में जो है ग्रोथ हार्मोन की लिबरेशन उसमें होती है, तो उसमें प्रॉपर ग्रोथ जो है बच्चों की उसके अंदर होती है। इसके अलावा जो है आपकी मेमोरी कंसोलिडेशन जो है वो रेम स्लीप के दौरान होती है। पर ये सब मानते हुए भी ये देखना ज़रूरी है कि स्लीप की सिर्फ ड्यूरेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्लीप की क्वालिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। यानी जो स्लीप के पैरामीटर्स हैं, यानी स्लीप का जो है अगर हम 4 भागों में बांटें
जैसे एक जागृत अवस्था है, डीप स्लीप, लाइट स्लीप है, डीप स्लीप है और ड्रीमी स्लीप है। अगर इनका साइक्लिकल पैटर्न खराब होता है तो भी वो बुरी क्वालिटी में ही आता है, चाहे हम पूरा सो रहे हों। जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि स्लीप एपनिया के प्रॉब्लम के साथ भी जुड़ेगी जो बाकी सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अगर स्लीप एपनिया है और अनकंट्रोल्ड है तो हाई ब्लड प्रेशर, जी डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, इस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये समझ लें कि कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी व्यक्ति की नींद पर प्रभाव डाल सकते हैं। एक तो बात हुई स्लीप डिसऑर्डर्स की, उनके अलावा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको नींद में कहीं ना कहीं खलल रहता है, नींद टूटती है। और शायद हमने पिछले 1-1.5 साल में कोविड पैंडमिक के दौरान देखा बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी नींद डिस्टर्ब हुई है। किस तरह से जो आसपास के दूसरे कारक हैं नींद को प्रभावित कर सकते हैं और किस तरह से क्वालिटी ऑफ स्लीप को मेंटेन करने के लिए इन कारकों को दूर करने की आवश्यकता होगी? देखिए, 2 चीजें जानना बहुत जरूरी है कि 2 स्थितियां हैं। एक तो है जिसमें हमको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू स्लीप मिल रही है, मतलब हमको सोने की जो ठीक टाइम है 7 से 8 घंटे उतने प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी हम सो नहीं पा रहे हैं, तो उसका अर्थ है कि इंसोम्निया है। दूसरा है कि हमको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है, मतलब जो जितना समय हमको मिलना चाहिए 7-8 घंटे किसी भी कारण मिल ही नहीं रही है सोने के लिए, इसको हम बोलते हैं स्लीप डेप्रीविएशन। तो दोनों आज के दिन में हमारी सोसाइटी में बहुत प्रचलित है। अगर हम इंसोम्निया को लें, पिछले 1.5 साल में चूंकि हमारे जीवन शैली में बहुत बदलाव आया है, जिस तरीके से हम सोशल डिस्टेंसिंग और घर में हैं, स्ट्रेस बढ़ गया है, अनसर्टेनिटी है, फियर है, एंजाइटी है, तो ये जो लाइफस्टाइल में हमारे चेंजेस आए हैं, इस पे बहुत असर पड़ता है इन चीज़ों का नींद पे। तो इंसोम्निया होने के 3 मुख्य कारण हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, फिर हम बोलते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर और फिर हम बोलते हैं प्रोवोकिंग फैक्टर। सो ये तीनों का अगर सही तरीके से मिश्रण हो तो इंसोम्निया पैदा होता है। और ये पिछले 1.5 साल में जब से कोविड आया है हमारे जीवन में, तब से ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से चिंगारी ने आग पकड़ ली है और इंसोम्निया के मामले बहुत बढ़ गए हैं। इंसोम्निया की जो दवाइयों का यूज है, उनका जो सेल है वो भी बहुत बढ़ गया है। और लोग जो हैं अगर सोने जाएं तो सो नहीं पा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया। अगर सो गए फिर स्लीप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया। और अगर सो के जल्दी उठ रहे हैं, 2 बजे नींद आंखें खुल रही हैं या 3 बजे सुबह आंखें खुल रही हैं, जिसको हम अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग बोलते हैं। तो तीनों प्रकार के इंसोम्निया बढ़ गए हैं और ये मोस्टली हमारे स्ट्रेस की वजह से है और हमारी एंजाइटी या अनसर्टेनिटी जो है हमारे जीवन में अभी इस पीरियड में, उसकी वजह से बढ़ गई है। इसके अलावा बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां हैं। अगर कोविड होगा तो कोविड की वजह से भी इंसोम्निया होगा और स्लीप पे इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा अगर क्रॉनिक बीमारी है, जैसे अस्थमा है या माइग्रेन है या फिर स्ट्रोक है या फिर किडनी डिजीज है या फिर लिवर डिजीज है या फिर ब्लड प्रेशर है या फिर मोटापा है, तो ये सारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं हमारे शरीर के अंदर, डायबिटीज से लेके, ब्लड प्रेशर से लेके, मोटापे से लेके कोविड भी, तो ये सब जो बीमारियां हैं ये भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बनती हैं कि एडेड स्ट्रेस में हमको नींद ना आए। तो पर्टिकुलरली जो प्रीवियस 1.5 साल है उसमें ये इंसोम्निया की तकलीफ बढ़ी है। अब स्लीप डेप्रीविएशन की अगर बात करें, स्लीप डेप्रीविएशन भी बड़ा ही है, क्योंकि अगर घर में कोई भी बीमार हो, मान लो आपके घर में कोई कोविड का व्यक्ति है, तो आपकी जो जीवन शैली है वो डिस्टर्ब हो रही है, चाहे वो आप घर में उनको आइसोलेशन में रख रहे हो, चाहे आपने उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया हो, तो उसकी वजह से स्लीप डिप्राइव हो रहे हैं लोगों को जितनी 7 से 8 घंटे नींद होनी चाहिए जरूरी वो नहीं मिल पा रही है। और स्लीप डेप्रीविएशन न सिर्फ हमारी जो ये 1.5 साल में हर घर में बीमारी आई है, लगभग कि मान के चले कि हर एक के घर में कोई ना कोई कोविड से ग्रसित व्यक्ति रहा है, तो उसकी वजह से भी स्लीप डेप्रीविएशन हुआ है। उसके अलावा जो है स्लीप डेप्रीविएशन, जो ऑनलाइन काम बढ़ गया है, हम लोग जो घर से काम कर रहे हैं
और वर्क फ्रॉम होम में हमारा कंप्यूटर टाइम, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, वर्क आवर्स जो है इरेगुलर हो गए हैं। कभी कभी जो कंपनीज है रातों रात काम ले रहे हैं और ओवरसीज काम के लिए हमको रात भर जगना पड़ रहा है, तो स्लीप डेप्रिवेशन उसकी वजह से भी हो रहा है। तो दोनों तरीके से हमारी नींद जो है वो थोड़ी कम हुई है पिछले 1-1.5 साल में। जी, और फिलहाल हमारे साथ डिस्कशन में शामिल हो गए हैं डॉक्टर संतोष चतुर्वेदी। आप फॉर्मर डीन हैं निम्हांस बेंगलुरु से। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर चतुर्वेदी। आपसे हम ये समझ लें कि नींद की जब बात आती है, अगर व्यक्ति को नींद ठीक से नहीं आ रही है, किस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स होंगे, उसके बिहेवियर से रिलेटेड मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह से असर हो सकता है, और क्या जब हम क्वालिटी ऑफ स्लीप की बात करते हैं तो व्यक्ति किस समय सो रहा है उसका प्रभाव भी उस पर पड़ता है? धन्यवाद। और आपने जो सवाल पूछा एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो मानसिक परेशानी है उससे नींद पे असर पड़ता है। और जैसे आपने पूछा अगर नींद ठीक नहीं आ रही तो उसका दिमाग पे असर पड़ता है। तो मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि देखिए 2-3 चीजें हैं जिस पर बिहेवियर पे और फीलिंग्स पे और कॉग्निशंस जैसे मेमोरी पे। तो मान लीजिए किसी को अच्छी नींद नहीं आई है तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, किसी चीज पे अच्छे से ध्यान नहीं देता, उनकी जो याददाश्त है वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। और मन जो है मन में एक ये क्योंकि स्लीप सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो मन में एक इस तरह का दुर्भाव सा रहता है, डिप्रेशन सा रहता है कि हमें नींद ठीक नहीं आई। और तीसरा रहा बिहेवियर के बारे में, तो एक रेस्टलेसनेस सी होती है, एक चिड़चिड़ाहट सी होती है, इसकी वजह से क्रोध भी ज्यादा आ सकता है, तो चिंता बहुत ज्यादा होती है। तो स्लीप जो है जैसे एक डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हर सिस्टम पे असर पड़ता है। इसमें मानसिक तौर में मानसिक जो भी फंक्शंस हैं हर फंक्शन पे असर पड़ता है। फीलिंग्स पे असर पड़ता है, थॉट्स पे असर पड़ता है, याददाश्त पे असर पड़ता है, अटेंशन कंसंट्रेशन पे असर पड़ता है और व्यवहार पे असर पड़ता है। एक और बात डॉक्टर त्रिपाठी ने बताई जिसे कहते हैं अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। अगर इंसान जल्दी जग जाता है तो वो डिप्रेशन में बहुत अक्सर पाया जाता है। अगर जागने के बाद दोबारा नहीं सो पाते तो इसका अर्थ है अगर मेरा मतलब ये नहीं है एक आध रात नींद नहीं आई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हर रात कम से कम 1 हफ्ते 2 हफ्ते नींद में असर पड़ रहा है तो वो बात चिंता की है और उसके लिए लोगों को उसका निदान कराना चाहिए और उसके लिए इलाज करना चाहिए। तो नींद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बायोलॉजिकल फंक्शन है, साइकोलॉजिकल फंक्शन है और इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर चतुर्वेदी जो दूसरा सवाल जो था कि किस समय हम सो रहे हैं, आजकल बहुत लेट लोगों को सोने की आदत है, तो क्या जिस समय हम सोते हैं उसका भी कुछ प्रभाव होता है क्वालिटी ऑफ स्लीप पर? देखिए ये है, मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, बहुत पेरेंट्स को और बहुत लोगों को इस बात से चिंता होती है कि लोग जो है लेट सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर इंसान की स्लीप साइकिल अलग अलग होती है, हर इंसान का स्लीप हैबिट अलग अलग होता है, उसमें बदलाव ना आए। अगर आपको 12 बजे सोने की आदत है तो आप हर रात 12 बजे सोएं। अगर आपको सुबह 4 बजे उठने की आदत है तो 4 बजे उठें, 6 बजे उठने की आदत है तो 6 बजे उठें। ये एक बायोरिदम होती है, इसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। स्लीप रिवर्सल जो हो जाता है उससे परेशानी होती है, लेकिन हर इंसान को एक स्लीप की हैबिट बनी हुई होती है, एक स्लीप का तरीका बना हुआ होता है, उसको मेंटेन रखना चाहिए। कुछ लोग जो हैं पावर नैप लेते हैं दोपहर में, अगर वो पावर नैप लेते हैं तो वो ठीक है। पावर नैप अक्सर 5 या 10 मिनट का होता है, एक तरह से वो रिचार्ज या रीसेट बॉडी हो जाती है, लेकिन जो भी हर इंसान की अलग अलग होती है। इंसान को ये नहीं चाहिए कि मैं अपनी स्लीप साइकिल आपको बताऊं कि आप वो फॉलो करें। बॉडी जो है एक बायोरिदम में मेंटेन रखती है, उसमें उसको रखना चाहिए। तो उसमें ज्यादा उसको इशू ना बनाएं कि देखिए जल्दी सोइए जल्दी उठिए, हर इंसान का अलग अलग होता है और आदत बॉडी की उनके हिसाब से पड़ जाती है, तो उसको मेंटेन रखें। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ गए हैं फरीदाबाद हरियाणा से, दीपक हमें कॉल कर रहे हैं। दीपक जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी ये मेरा सवाल ये था कि सर जैसे कभी कभी होता है कि हमें स्ट्रेस होता है, चाहे वर्क को लेकर के, चाहे स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ाई करते हैं, तो क्या होता है कि
एग्जाम को लेकर के। तो क्या होता है कि वो देर रात तक उस स्ट्रेस में थोड़ा कभी तो चलो पढ़ लेते हैं रात के 10 बजे तक, या हम वर्क लोड करके लेते हैं, एंग्जाइटी होती है, हमारी स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से जो हमारा टाइमिंग होता है 10 बजे से सोने का, तो वो कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है, हमें नींद ही नहीं आती स्ट्रेस की वजह से। तो 11 बज जाते हैं तो 11:30, तो फिर उसके बाद तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, नींद आती ही नहीं है, फिर 1-1 बज जाते हैं। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है कि हमें नींद आ जाए? हम देखो फोन भी बंद कर देते और लाइट्स भी ऑफ कर देते, फिर भी पता नहीं एक प्रकार का स्ट्रेस ऐसा होता है कि नींद ही नहीं आ रही होती है हमें। ये मेरा सवाल है कि इसको कैसे कंट्रोल हो सकता है। डॉक्टर अनंत मोहन, क्या आप इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे? देखिए, इनका रीजन तो मोस्टली स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। जो इनको नींद नहीं आ रही मोस्टली स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, कि चाहे एग्जाम का टेंशन हो, चाहे और भी कोई टेंशन हो, तो वो टाइम से सो नहीं पाते, या सोते हैं तो शायद लेट के कुछ उनके दिमाग में वही स्ट्रेस और टेंशन चलता रहता होगा। तो इसमें तो यही है, देखिए स्लीप हाइजीन एक होता है टर्म, स्लीप हाइजीन सबको फॉलो करना चाहिए। उसमें कुछ कई टिप्स हैं ऐसे कि आपको अच्छी नींद आए। तो इसमें भी मेन चीज ये कि देखिए सोने से पहले, उसमें एक टिप ये भी है, सोने से पहले जो स्ट्रेसफुल फैक्टर्स हैं वो मिनिमाइज होने चाहिए जितना ज्यादा हद तक हो सके। कभी कभी ये पॉसिबल होता है, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। अब एग्जाम है तो एग्जाम का स्ट्रेस तो देखिए थोड़ा रहेगा, बट अच्छी बात ये है कि मोस्टली दीज आर शॉर्ट टर्म। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई रोज ही चलता जा रहा है, 1-2 दिन का स्ट्रेस है तो वो मोस्टली हैंडल हो जाता है। प्रॉब्लम आती है जब वही सिचुएशन कई कई दिनों, हफ्तों तक चले। तो 1-2 दिन के लिए है तो वी आर नॉट रियली दैट मच वरीड, बॉडी इसको कंट्रोल कर लेती है। कोशिश यही करना चाहिए कि आप अपने टाइमली अपना जो भी काम है, जो भी स्ट्रेसफुल फैक्टर है, खत्म करके और टाइमली एक क्वाइट एनवायरनमेंट में सोने का ट्राई करें, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी ओके। जी, और स्लीप हाइजीन का क्या महत्व है और अच्छी नींद के लिए क्या जरूरी है, इस पर भी विस्तार से बात होगी। तो दीपक जी, आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। डॉक्टर मनचंदा, यही जो कारण बताए हैं दीपक जी ने कि तनाव की वजह से नींद नहीं आती है, बच्चों के साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि अगर डर में रहते हैं या रात को उनको इस तरह के सपने आते हैं कि नींद खुल जाती है, और भी बहुत सारी बेड वेटिंग की समस्याएं होती हैं बच्चों के साथ। क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, ऐसा है कि इसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कोई ये इकलौता फैक्टर नहीं है। द स्लीप डिसऑर्डर्स क्योंकि बहुत सारे होते, तकरीबन 80 से ज़्यादा जो है स्लीप डिसऑर्डर्स अवेलेबल हैं, जिसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंसोम्निया। आपने जैसे बच्चों के बेड वेटिंग की बात करी कि नॉर्मली जिनमें स्लीप एपनिया होता है, माउथ ब्रीदर्स होते हैं, ये बच्चे जो हैं इनके अंदर, और जैसे एडल्ट के अंदर इसे हम नॉक्ट्यूरिया कहते हैं, बार बार रात को उठना, और बच्चों में एन्यूरोसिस होता है क्योंकि इनका कंट्रोल पुअर होता है, यानी बेड वेटिंग जिसे हम कहते हैं। तो नॉर्मली जब हम सोते हैं और हमारे को स्लीप एपनिया है या स्नोरिंग का प्रॉब्लम है, एक केमिकल रिलीज होता है जिसे एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड कहते हैं। इसकी जो बहुताहत या इसका रिलीज से जो है यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ने लगती है। तो बच्चों का कंट्रोल अगर पुअर होता है तो उनको बेड वेटिंग की जो है उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और एडल्ट्स के अंदर जो है रात को नॉक्ट्यूरिया यानी जो है 1 या 2 बार रात को उठना, ये हो सकता है। और उसके अलावा जो स्ट्रेस इंड्यूस फैक्टर है, जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर ये टेम्पररी है, जैसे एग्जामिनेशन बेस्ड है, तो इट्स अ वेरी थिंग विच इज़ टाइमली कि भाई हफ्ता अगर एग्ज़ाम चलेंगे तो मैक्सिमम उतना होगा, और जैसे ही उसको हम विड्रॉ करेंगे तो ठीक है। लेकिन अगर एक क्रॉनिक बेसिस के ऊपर ये प्रॉब्लम चल रही है, जैसे स्लीप हाइजीन की बात की जा रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर, और ये बहुत आम चीज़ें हैं, कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं। तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि एक तो जो है हमारी स्लीप की ऑनसेट है या स्लीप साइकिल से सोने का जो वक्त है वो तकरीबन तय होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल टाइम डॉट टू डॉट हो, लेकिन मोर और लेस जो है वैसा रहना चाहिए। दूसरा, आप किसी भी समय पे सोएं, आपका उठने का समय कॉमन होना चाहिए अगर आप एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं। तीसरा जो है, रात को मोबाइल फ़ोन्स जो है जब आप बेड पे जाते हैं बंद कर दीजिए। टेलीविज़न आधा घंटा पहले बंद कर दीजिए, बिकॉज अगर स्लीप की साइकिल आ भी रही होती है तो व्यक्ति जो है अगर कोई अच्छा प्रोग्राम देख रहा है तो उसे डिले करने की कोशिश करता है, जिससे स्लीप साइकिल जो है उस वक्त ख़त्म हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट जो है जो अगली साइकिल आएगी वो काफ़ी डिलेड आएगी, वो एक एडिशनल स्ट्रेस होता है। अगर आप प्योरली जैसे इंसोम्निया से डॉक्टर जैसे मंजरी ने भी कहा, अगर उससे आप पीड़ित हैं तो एक तो जो है अपने कमरे में से घड़ी हटा दीजिए, क्योंकि अगर बाकी सब सो रहे हैं तो आपका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होगा हर 10 मिनट के बाद घड़ी को देखना कि अभी भी नींद नहीं आई है। उसके अलावा
लोगों को लगता है कि शाम को एक्सरसाइज करते हैं, आजकल जो यंगर लॉट है दे हिट द जिम रात को या शाम को जो है जाते हैं, ये सोच के कि थकावट से अच्छी नींद आएगी, ये एक बड़ी गलत धारणा है। सोने के लिए हमें रिलैक्स्ड बॉडी चाहिए, टायर्ड बॉडी नहीं चाहिए। तो एक्सरसाइज और स्लीप के अंदर कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। यही चीज़ अल्कोहल अमूमन तो ना ली जाए क्योंकि उसमें रिबाउंड फिनोमेना होता है। स्मोकिंग एक स्टिमुलेंट है, अगर आप सोने से पहले लेते हैं तो अगेन वो आपके साथ करता है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो चाय और कॉफ़ी का सेवन जो है वो तकरीबन लास्ट शाम को 6 साढ़े 6 बजे करना चाहिए। जो नॉर्मल है व्यक्ति वो कभी भी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पे अगर डिजीज है और क्रॉनिकली चल रहा है तो हमें ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वार्म शावर, इट हेल्प्स यू रिलैक्स योर बॉडी टू गो ऑफ टू स्लीप। दीज आर नॉर्मल थिंग्स जो हम अपने घर में आसानी से कर सकते हैं अपने स्लीप के जो है हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। राइट। और फिलहाल हमारे पास एक कॉलर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, बिहार से ओम प्रकाश सिंह जी हैं जिन्होंने कॉल किया है। सिंह साहब, स्वागत आपका टोटल हेल्थ में। सवाल पूछिए। हाँ, सवाल तो ये है कि हमको नींद नहीं आती है और नींद की दवा हम खाते हैं जी। आपकी उम्र कितनी है ओम प्रकाश जी? 66 है, 67 पकड़िए। और क्या आपने किसी डॉक्टर से संपर्क किया है इसके लिए? मैंने बहुत पहले किए थे, जब कलकत्ता में थे ना जी, तो वहाँ पर साइकियाट्रिस्ट से उनसे किए थे, तो उसमें दवाई खाए थे। और यहाँ पर भी दवा लिए थे एक फिजिशियन से जी। तो दवा खाते थे हम, तो 2-3 वर्ष तक खाए हम। हाँ, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे नींद नहीं आती आपको। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, और ओम प्रकाश जी का जो सवाल है, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की समस्या से परेशान हैं, जो शायद कभी कभी कुछ मामलों में ये भी होता है कि खुद ही दवा लेना शुरू करते हैं कि फलां को समस्या थी, उनको ये दवा दी गई तो हम भी स्लीपिंग पिल्स या इस तरह की दवाएं लेंगे तो शायद नींद ठीक हो जाएगी। अगर नहीं असर हो रहा है, कितना आवश्यक है विशेषज्ञ को दिखाना, और ख़ास तौर पर ओम प्रकाश जी को क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगी? देखिए, ये बहुत जानना जरूरी है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे नींद की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर हम 7-8 घंटे 30-40 की उम्र पे सो रहे हैं तो 60 साल की उम्र तक वो घट के करीब 5 या 6 घंटे नींद हो जाती है। बट ये 5-6 घंटे भी अगर ये बीच बीच में उठ रहे हैं नींद में, सो नहीं पा रहे हैं, या फिर नींद ही नहीं आ रही है, बहुत लेट पे जा रहे हैं सोने, या फिर सुबह जल्दी उठ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि इनको इंसोम्निया है। अगर ये चीज़ 3 महीने से ज़्यादा चली है तो हम बोलेंगे ये क्रॉनिक इंसोम्निया है, बकायदा ये 3 दिन हर हफ्ते में सो न पा रहे हो। तो जिस तरीके से ये डिस्क्राइब कर रहे हैं वैसे इनकी प्रॉब्लम क्रॉनिक इंसोम्निया ही लग रही है, पर डिटेल से डॉक्टर के पास जाके इनकी हिस्ट्री लेना या देना बहुत जरूरी है। स्लीप हाइजीन के बारे में अभी डॉक्टर अनंत मोहन ने बताया और डॉक्टर चतुर्वेदी ने भी बताया, स्लीप हाइजीन मेंटेन होना बहुत जरूरी है। स्लीप हाइजीन के रूल्स बहुत ही सिंपल हैं और ये इनका लागू करना बहुत जरूरी है। हमारे देश में बहुत जरूरी है कि जो बिस्तर है वो बिस्तर हम सिर्फ सोने के लिए रखें। बिस्तर पे हम काम करें, लैपटॉप लेके बैठ जाएं या फिर मोबाइल पे हम इलेक्ट्रॉनिक काम करते रहें, तो उससे फिर वो बिस्तर का एसोसिएशन काम से हो जाता है। इसलिए बिस्तर हैज टू बी यूज्ड ओनली फॉर स्लीपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है स्लीप हाइजीन का। इसके अलावा देर रात तक हमारे यहाँ जो इंडिया में पर्टिकुलरली 11-12 बजे खा रहे होते हैं, ये भी गलत है। आपको खाना सोने के 3 घंटे पहले खाना है ताकि आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो काम हो जाए और डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लीप मोड में चला जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे रूल्स डॉक्टर आनंद मोहन और डॉक्टर मनचंदा ने भी बताए हैं। बट जो ड्रग्स हैं वो ड्रग्स बिना डॉक्टर की सलाह पे और बहुत लंबा नहीं लेना चाहिए। कई ड्रग्स जो होते हैं जो ओवर द काउंटर लोग गलती से लेते हैं अपने आप, ये एडिक्टिव हैं और अगर ये शुरू कर लें तो बहुत मुश्किल है इनसे छुटकारा पाना। तो ये बहुत जरूरी है कि सही तरीके से जो ड्रग्स हैं डॉक्टर की सलाह से लें, सही दवाइयाँ लें और सीमित टाइम तक लें। ये लंबे टाइम तक नहीं चलती है। पहले हम डेली देते हैं 2 से 4 हफ्ते, फिर हम इसको ऑल्टरनेट डे करते हैं, फिर 2 दिन में एक बार देते हैं, फिर हफ्ते में एक बार देते हैं, फिर बंद करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं ड्रग थेरेपी।
उसके अलावा जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जो माना जाता है वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, पर हमारे देश में साइकोलॉजिस्ट की रीच गांव-गांव, शहर-शहर नहीं है। हमने जो एम्स में रिसर्च किया है और वो पब्लिश है, जिसपे हम योग निद्रा जो बोलते हैं, योग निद्रा एक हमारी एंशिएंट प्राचीन टेक्निक है जो हमको एम्पावर करती है अच्छी नींद के लिए, और योग निद्रा भी रिलैक्सेशन सिखाती है। तो योग निद्रा की जो टेक्निक है वो आजकल ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप योग निद्रा टाइप करेंगे, योग निद्रा वीडियोस टाइप करेंगे, तो आपके पास पूरा वीडियो आ जाता है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मानना यह है कि सही योग विशेषज्ञ या सही साइंटिस्ट के पास जाएं जो आपको योग निद्रा के बारे में सिखाएं। तो अगर आप डेली योग निद्रा प्रैक्टिस करेंगे दोपहर के टाइम या सुबह के टाइम, जब भी आप फ्री हैं, तो आपकी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली जो माइंड का जो ओवर थिंकिंग प्रोसेस है जो चलता जा रहा है चक्रव्यूह की तरह, वो रुकेगा और बॉडी जो है वो रिलैक्स होगी। अगर माइंड कॉन्स्टेंटली एक्टिव है तो बॉडी भी रिलैक्स नहीं होगी। योग निद्रा उस साइकिल को ब्रेक करता है। तो हम अपने मरीजों को योग निद्रा बताते हैं, उससे बहुत लाभ होता है, तो वो ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट बहुत जरूरी है कि वो सही या तो साइकियाट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट या फिर मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जिससे उनको सही सलाह मिले। जी डॉक्टर मंजरी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जब स्लीप हाइजीन की बात हो रही है तो दरअसल बहुत सारे लोग शिफ्ट्स में काम करते हैं, अपने काम के हिसाब से, कॉल सेंटर से लेकर के या मीडिया से भी जुड़े हुए लोग जो शिफ्ट्स में काम कर सकते हैं, वो कैसे इस स्थिति पे नियंत्रण कर सकें, और अगर वो रात में जगते हैं तो दिन में सोने का क्या पैटर्न हो, किस तरह से हो? इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हमारे पास। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जहाँ पे रात में जागरूक होना पड़ता है, जैसे कि नर्स हो या फिर ट्रेन ड्राइवर्स हों या एयरलाइन पायलट्स हों या फिर न्यूज़ और मीडिया रिपोर्टर्स हों, डॉक्टर्स हों, बीपीओ वर्कर्स हों, तो इनको रात में ड्यूटी करनी पड़ती है और शिफ्ट ड्यूटी भी करनी पड़ती है। ये बहुत जरूरी है कि चाहे जो भी टाइम पे आप ड्यूटी कर रहे हो, आपको ये 7-8 घंटे सेलेक्ट करने हैं। मान लो आपने नाइट में ड्यूटी की है, तो अगले दिन आपको जब आप घर पहुंचे तो 7-8 घंटों को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इन 7-8 घंटों में आपको कोई घर पे डिस्टर्ब न करे, और इन 7-8 घंटों को आप सेक्रेड मान के चले। स्लीप इज सेक्रेड, ये मान के चले। उसके लिए घर वालों को भी कोशिश करनी पड़ेगी कि जो घर का सदस्य है वो नाइट ड्यूटी करके आया है, तो उनको एक बेडरूम दिया जाए जो बिल्कुल साइलेंस में हो, डार्क हो, पर्दे नीचे हो, लाइट ना हो, बेल की साउंड ना जाए उसमें, या फिर सुबह के टाइम जब वो बंदा सो रहा है बेल को डिसेबल कर दिया जाए ताकि बार बार बंदा डिस्टर्ब ना हो। और 7-8 घंटे उनको सुबह के टाइम नाइट ड्यूटी करने के बाद नींद मिले, जहाँ पे फोन ऑफ हो, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये कोशिश बहुत जरूरी है कि आपके घर में अगर कोई सदस्य है जो नाइट ड्यूटी करके आ रहा है, उसको अगले दिन सोने का जो है एनवायरनमेंट दिया जाए और डिस्टर्ब न किया जाए, क्योंकि अगर नींद ठीक से होगी तो सुबह की परफॉर्मेंस या रात की जो परफॉर्मेंस वो कर रहा है वो भी ठीक होगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर नर्स पूरे दिन भर नहीं सोई है और रात में ड्यूटी कर रही है तो उसका मरीजों पे क्या असर पड़ सकता है। या फिर अगर कोई मीडिया पर्सन है, वो रात भर जाग रहा है और सुबह नहीं सोया है, तो अगले दिन उसके इमोशन और बिहेवियर पे क्या असर पड़ सकता है। चिड़चिड़ा होगा, रेज होगा, एंगर होगा, रोड रेज होगा, ये बहुत सारी चीजें हैं। या डिसीजन मेकिंग नहीं ठीक होगी, टास्क कंप्लीशन नहीं ठीक होगा, प्लानिंग नहीं ठीक होगा, या फिर मेमोरी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बहुत सारी इम्पैक्ट होते हैं स्लीप के। तो उसके लिए न सिर्फ जो सदस्य है जो रात में ड्यूटी कर रहा है, सदस्य के घर वाले भी वो स्लीप एनवायरनमेंट जनरेट करें कि अगले दिन ये 7-8 घंटे मरीज को नहीं, इंडिविजुअल को सोना बहुत जरूरी है। जी, और फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर, नवीन जी हैं जिन्होंने कॉल किया है। नवीन जी, बहुत स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, पूछिए सवाल। नमस्कार जी आप सबको। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये था कि मेरी एज 54 इयर्स है और मेरे को समस्या ये है कि मैं जब रात को सोने के लिए जाता हूँ, मैं शारीरिक तौर पे तो सो जाता हूँ मगर मानसिक तौर पे मैं नहीं सो पाता। मेरा जो दिमाग है वो सारी रात चलता रहता है, घूमता रहता है सारी रात।
और देखने वाले को ये लगता है कि मैं साउंड स्लीप सो रहा हूँ, मगर मेरे को बहुत समस्या है। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं मतलब फ्रेश फील नहीं करता। और मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जैसे छोटे बच्चे सो पाते हैं, क्या मैं भी कभी पीसफुली इस तरह से सो पाऊंगा? जी, चैन की नींद सोना जो है बहुत आवश्यक है सभी के लिए। डॉक्टर चतुर्वेदी, आप हमारे साथ हैं, क्या आप बताना चाहेंगे? बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होता है और समस्या भी होती है, सोते हैं लेकिन जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं होते। क्या अगर सपने देखे जा रहे हैं नींद में, उसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है कि क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी रहेगी? देखिए, वो तो बहुत भाग्यवान होते हैं जो चैन की नींद सो पाते हैं। आमतौर पर कुछ ना कुछ कारण होते हैं कि लोग जो है जैसे बच्चों की ये कह रहे थे, बच्चे की तरह सो पाएंगे तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो आपने पूछा स्वप्न के बारे में, ये स्वप्न के बारे में, स्वप्न में देखिए नींद के दो भाग होते हैं, REM स्लीप और NREM स्लीप। तो REM स्लीप में बहुत स्वप्न आते हैं, स्वप्न याद भी रहते हैं लोगों को, और स्वप्न की वजह से अच्छे स्वप्न भी होते हैं तो लोगों को उससे परेशानी नहीं होती है। लेकिन मान लीजिए कोई डरावने स्वप्न हैं या चिंता वाले स्वप्न हैं या मृत्यु वाले स्वप्न हैं, जैसे कोविड के दिनों में हुए थे, उस तरह के स्वप्न हैं, तो उसमें बहुत अधिक परेशानी हो सकती है। तो उसकी वजह से, जैसे ये इन्होंने सवाल पूछा, ये तो अभी काफी यंग हैं, लेकिन उन्होंने जो सवाल पूछा कि इनको लैक ऑफ फ्रेशनेस है, तो ये एक तो अच्छी बात इनकी ये है कि बॉडी को स्लीप मिल रही है, बॉडी को आराम मिल रहा है, लेकिन इनको ये लगता है कि दिमाग जो है सक्रिय है, काम करता जा रहा है, उसकी वजह से इनको लैक ऑफ फ्रेशनेस रहती है। इन्हें एक किसी मनोवैज्ञानिक से या किसी साइकियाट्रिस्ट से जांच करानी चाहिए। तो हो सकता है कि कोई अंदरूनी स्ट्रेस है या एंजाइटी है या डिप्रेशन है, जिसकी वजह से इनके मन में चिंता रहती है। ये चिंता जो है रात भर इनके दिमाग में चलती रहती है, और उसके लिए कोई काउंसलिंग या थेरेपी या अगर आवश्यक हुआ तो दवा की भी आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन लोगों को ये देखना चाहिए कि स्वप्न जो है एक नॉर्मल चीज है। कुछ लोगों को स्वप्न याद रहते हैं, कुछ स्लीप के भाग में जब स्वप्न आते हैं वो याद रहते हैं, कुछ लोगों को स्वप्न याद नहीं रहते। ये अलग अलग लोगों की पर्सनैलिटी और अलग अलग लोगों का व्यवहार और अलग अलग लोगों की बायोलॉजी है जिसकी वजह से होता है। लेकिन सवाल पूछा है, अगर इन्हें इस बात से कष्ट है तो इसके बारे में इन्हें अपनी असेसमेंट करानी चाहिए और निदान कराना चाहिए कि क्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर चतुर्वेदी, आपने डिस्कशन में जिक्र किया था कि सबकी बॉडी क्लॉक अलग होती है, तो सोने और जागने का समय अपने अनुसार तय करें। डॉक्टर मंजरी ने शिफ्ट की भी बात की थी। यहाँ बहुत से ऐसे ऑफिसेज रहते हैं जिसमें डेली का शिफ्ट टाइमिंग चेंज होता है। अगर कोई व्यक्ति शिफ्ट सिस्टम में काम कर रहा है तो किस तरह से शिफ्ट होनी चाहिए? क्योंकि अगर आज मॉर्निंग शिफ्ट लगती है, कल दोपहर की और अगले दिन रात की शिफ्ट लगती है, तो शायद वो जो बॉडी क्लॉक की हम बात कर रहे थे वो सेट नहीं हो पाती। नहीं, देखिए, इंडस्ट्री को प्रयत्न ये करना चाहिए कि इस तरह की शिफ्ट ना हो, क्योंकि ये से बॉडी जो है डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ इंडस्ट्री के नजरिए से कि कई बार ये पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन ये भी एक जो है हैबिट बन जाती है कि आज मॉर्निंग शिफ्ट है, कल आफ्टरनून शिफ्ट है, उसके बाद एक दिन का ब्रेक है, फिर नाइट की शिफ्ट है। अगर यही चलता रहा कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, तो बॉडी इससे भी जो है एडजस्ट हो जाती है। लेकिन हम लोगों की हेल्थ प्रोफेशनल्स की एडवाइस आमतौर पर इंडस्ट्री को ये रहती है कि ऐसी शिफ्टों को अवॉइड करें, क्योंकि इससे लोगों को हेल्थ पे असर पड़ सकता है। हेल्थ पे ही नहीं, उनकी जो इंडस्ट्री का आउटकम है, आउटपुट है, उस पर भी असर पड़ सकता है। तो दोनों चीजें हो जाती हैं। बॉडी जो है काफी अडेप्टेबल है। अगर यही शिफ्टिंग वाला सिस्टम चलता रहता है तो उस पर भी बॉडी अडेप्ट हो जाती है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर इन तमाम बातों का, जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं उनका इलाज कैसे हो, उसको लेकर के तमाम सारे सवाल हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का इलाज कैसे होना है, ये कुछ लोग जानना चाहते हैं। डॉक्टर अनंत मोहन जी, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, डायग्नोज हो गया है स्लीप स्टडीज से और बाकी चीज़ों से, तो उसको फिर हम पहले तो क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन होता है माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। इसके कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं। अगर तो माइल्ड है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिनको होता है, मोस्टली वो ओवरवेट भी होते हैं, ओबीज होते हैं।
अगर उनको माइल्ड ओएसए है तब उसके ट्रीटमेंट में हम सबसे पहला काम तो बोलते हैं वेट रिडक्शन करें। वेट रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओएसए में बेसिकली होता क्या है, यहाँ नोज पे और थ्रोट के अंदर जो चर्बी बढ़ जाती है उसकी वजह से ऑक्सीजन और एयर अंदर नहीं जा पाती। अगर ओवरऑल वेट कम होगा, बॉडी फैट कम होगा, तब हो सकता है माइल्ड केसेस इसी से ठीक हो जाएं। और अगर मॉडरेट है या सीवियर है तब इसके इलाज में एक थेरेपी होती है, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी, पैप थेरेपी जिसे कहते हैं। इसमें एक मशीन आती है, वो मशीन साइड में, बेड के साइड में होती है और एक ट्यूबिंग से एक टाइट मास्क यहाँ फिट होता है, उसको स्ट्रैप से चारों तरफ फिट किया जाता है ताकि बिल्कुल टाइट रहे, लीक ना हो। और उस मशीन से हवा एक पर्टिकुलर प्रेशर से अंदर पंप होती है बॉडी के अंदर, माउथ, नोज या माउथ या दोनों के थ्रू, और वो हेल्प करती है कि जो ऑक्सीजन, जो एयर अंदर नहीं जा रही थी उसको थ्रू प्रेशर अंदर भेजा जाए, ताकि जो हमें ऑक्सीजनेशन लंग्स में जो नहीं हो रही, ओएसए का मेन प्रॉब्लम क्या होता है, अंदर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही होती है बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसको बाईपास करने के लिए ये मशीन होती है। तो इसको सीपैप थेरेपी कहते हैं और ये स्टार्ट करना पड़ता है। डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट टू पेशेंट हम उसका प्रेशर सेट करते हैं, कितना देर देना है। शुरू में तो ओवरऑल रात भर कहते हैं करे, बट जितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है वो करें। फिर इसको हम मॉनिटर करते हैं। मोस्ट ऑफन देन नॉट ये कई महीनों तक चलता है, कई बार कई सालों तक ये ट्रीटमेंट चलता है, और इसके फायदे और इससे असर और इम्प्रूवमेंट भी कुछ ही हफ्तों में अक्सर दिखना शुरू हो जाता है। जी डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की समस्या बहुत लोगों को परेशान करती है। या तो पैर को हिलाते रहते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको नींद में क्रैम्प्स आते हैं, कहते हैं कि नस चढ़ गई है, पेन से उठ जाते हैं। इस तरह की अगर समस्या हो तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक बहुत आम कंडीशन है जिसमें 4 चीजें होती हैं। एक तो जब शाम होती है या रात होती है और सोने का वक्त आता है, उस टाइम पे पैरों में बेचैनी शुरू हो जाती है या रेस्टलेसनेस शुरू हो जाती है। ये रेस्टलेसनेस को जो मरीज है वो अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि पैरों में जलन हो रही है, कई लोग बोलते हैं कि पैरों में झुंझुनाहट हो रही है, कई लोग बोलते हैं कि पैरों में जर्क्स आ रहे हैं, कई बोलते हैं कि पैरों में चींटियां चल रही हैं या पेप्सी कोला चला गया, तो या गैस बन गई पैरों में। तो अलग अलग तरीकों से जो है लोग इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, बट मेन पॉइंट है कि ये सोने के 1-2 घंटे पहले शुरू होती है, और जब वो व्यक्ति सोने के लिए जाता है तो ये चीज, ये जो सेंसेशन है उनको सोने नहीं देती है, जिसकी वजह से उनको उठना पड़ता है और चलना पड़ता है। चलने से ये चीज कम होती है, या बिस्तर पे ही पैर हिलाने से ये जो सेंसेशन है ये कम होता है। तो ये शाम को होता है, रेस्टलेसनेस होती है पैरों में, सेंसेशन होता है, ये सेंसेशन चलने से या पैरों को हिलाने से रिलीव होता है। इसको हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन है। इसका कारण है कि ब्रेन में जो आयरन है, सीएनएस आयरन, जो ब्रेन का आयरन है वो कम हो जाता है। इसके अलावा डोपामीन डिसफंक्शन भी होता है। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, बट ये मोटे मोटे 2 तौर के कारण हैं जिसकी वजह से हम कई ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे सीरम हीमोग्लोबिन लेवल, और फिर फेरिटिन लेवल, फिर हम B12 लेवल, फिर हम ये देखते हैं कि डायबिटिक तो नहीं है, HbA1c लेवल, हम नर्व कंडक्शंस कराते हैं, और ये सब करने के बाद हम तय करते हैं कि इनको जो है आयरन डेफिशिएंसी, फेरिटिन डेफिशिएंसी है, जो हमारे देश में बहुत कॉमन है। हमारे देश में अनीमिया नंबर 1 है, तो उसकी वजह से ये आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। हम आयरन को रिप्लेनिश करते हैं। बहुत सारे सिवियर केसेस में हमको इंट्रावेनस आयरन भी देना पड़ता है। उसके अलावा अगर आयरन ठीक है, फेरिटिन ठीक है, तो हम डोपामीन जो केमिकल है उसका रिप्लेसमेंट हम देते हैं। बहुत छोटी छोटी दवाइयां हैं जिनको बहुत लो डोज पे दिया जाता है, उससे मिरेक्युलस इंप्रूवमेंट होता है। और बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो न्यूरोपैथी या जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए, जैसे प्रीगैबलिन, गैबापेंटिन, ये सारी यूज होती हैं। वो सोने के करीब 45 मिनट्स, 1 घंटे पहले ही देनी है, और मरीज को इससे बहुत सारा इंप्रूवमेंट होता है। और नींद में जो स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया है, जो RLS है, ये एक मुख्य कारण है स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया के लिए। ये गायब हो जाता है और मरीज ठीक से सो पाता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा इलाज अवेलेबल है, और जरूरी है कि डॉक्टर के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके इसका जांच कराएं और सही इलाज लें। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं, महेश कुमार हमको कॉल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। जी महेश जी, स्वागत है आपका
पूछिए अपना सवाल। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमें नींद बहुत आती है दिन भर, जैसे जहाँ बैठ जाते हैं सोने का मन करता है, 10-5 मिनट बैठते हैं सो जाते हैं जी, और रात में भी कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, बस यही दिन भर होता है कि हम सोते रहें। अच्छा, और सर में थोड़ा भी दर्द रहता है और आलसता, मतलब जैसे बहुत थकान टाइप मालूम होती है कि हम सोते रहें दिन भर। ये करीब करीब हमको आज 10-12 दिन हो गया है, सबसे समस्या बनी हुई है जी। डॉक्टर अनंत एक दो बार हम कहीं दवा लेने गए, वहीं मेडिकल में बैठे बैठे सो गए, वहां सोते रहे। जी 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 जी। डॉक्टर अनंत मोहन, क्या करना चाहिए इनको? जी हाँ, इनको जैसे बता रहे हैं कि एक्सेसिव स्लीप है, इनको हर वक्त नींद जैसी फीलिंग लगती है। तो कुछ क्वेश्चन इनसे वही जाके दिखाना तो पड़ेगा, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो इनसे पूछनी पड़ेंगी। क्या इनका रात का स्लीप क्वालिटी अच्छा है, स्लीप टाइमिंग, स्लीप ड्यूरेशन अच्छा है? अगर स्लीप ड्यूरेशन और स्लीप क्वालिटी दोनों ठीक है, फिर भी दिन में इनको बहुत नींद आ रही है, क्या रात को खर्राटे बहुत ज्यादा आते हैं, क्या रात को सांस बीच बीच में बंद हो जाती है? ये 5-7 सवाल थोड़े से जानने जरूरी हैं। थोड़ा सा मोटापा है क्या? तो लग तो ये रहा है, अगर ये सब में से कुछ भी है तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया OSA के चांसेस जरूर होते हैं। उस स्थिति में इनको एक पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट होता है, स्लीप स्टडी कहते हैं जिसको, वो स्लीप स्टडी करा के और इसका पता लगाया जा सकता है। और अगर ये कंफर्म हो जाता है तो फिर जैसा हमने बोला, उसका ट्रीटमेंट का पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी है, एक मशीन है जो लगाई जाएगी, और वो लगाने से इनको कुछ ही हफ्तों में इम्प्रूवमेंट भी महसूस होगा और काफी हद तक इससे इनको जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। और उसके साथ बाकी चीजें, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब भी साथ साथ में जरा चेक करना पड़ेगा। जी। डॉक्टर अनंत मोहन, कुछ लोग लिख रहे हैं कि मौका मिलने पर वो दोपहर में भी सोते हैं, क्या ये ठीक है? क्या इस स्थिति में कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, जैसे अभी बात हुई थी पावर नैप की, अगर पावर नैप ले रहे हैं कुछ मिनट का तब तो ठीक है, बिकॉज वो बॉडी को एक रिचार्ज करने का एक तरीका है। बट अगर बहुत फ्रीक्वेंट नैप्स हो रहे हैं तो वो अवॉइड करना चाहिए। दिन में कई बार फ्रीक्वेंट नैप्स नहीं लेना चाहिए, उससे रात की स्लीप क्वालिटी खराब होती है। और अगर आपका ऐसा सिचुएशन है कि दिन में भी नैप की जगह बहुत लंबी नींद हो रही है, उसके बाद भी आपको रात को भी नींद आ रही है, या दिन में उसके बाद भी आप फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं, इसका मतलब कि अगेन कुछ प्रॉब्लम है और उसका एक बार डायग्नोसिस और एक बार ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो छोटे नैप्स, पावर नैप्स तो ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंट या बहुत लंबे नैप्स अगर हो जाएं तब थोड़ा सा देखने की जरूरत है। जी, इसी से संबंधित कुछ और सवाल भी हैं। संध्या जी हैं, डॉक्टर मनचंदा, उनका सवाल है कि उनके हस्बैंड को नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से वो भी रात में नहीं सो पाती हैं। सीनियर सिटीजन है ये, और दिन भर सोने की कोशिश करते हैं, तो दिन में उन लोगों को काफ़ी अच्छी नींद आती है। भारत जी का भी ऐसा ही सवाल है कि रात में नहीं सो पाते पर दिन में अच्छी नींद आती है। तो अपनी बॉडी क्लॉक को अगर चेंज करना चाहें तो क्या किया जा सकता है उसके लिए? देखिए, उसके बहुत सारे कारण हैं। आमतौर पे जब हम रिटायरमेंट ले लेते हैं और एक्टिव वर्क से हट जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये आ जाती है कि हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं होता। और अगर जो है हम एबनॉर्मल तरीके से दिन में सोने लगें तो ऑब्वियसली आपकी स्लीप की टोटल क्वांटिटी तो जो है वो फुलफिल हो रही है कहीं ना कहीं, लेकिन वही चीज़ जो है वो आपको रात को ट्रांसमिट नहीं हो सकती, क्योंकि आपने दिन के अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप या इतनी ले ली है कि वो आपको रात को जो है आसानी से नींद नहीं आने देती। तो इसमें जो है एक तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि परसेप्शन ऑफ स्लीप की प्रॉब्लम है या एक्चुअल स्लीप की प्रॉब्लम है। जब हम इंसोम्निया कहते हैं तो उसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। जैसे पेशेंट के लिए एक कॉमन टर्म है ये कि मुझे नींद नहीं आती। उसके अंदर जो है हमारे पास ये भी होता है कि भाई पहली चीज़ तो ये है कि नींद आती ही नहीं है, दूसरी है कि नींद आंखों में भरी हुई है पर जाते हैं बेड पे सो नहीं पाते हैं, तीसरी है कि हम जो है थोड़ी देर के लिए सोते हैं उसके बाद नींद टूट जाती है। इन सबको पेशेंट इंसोम्निया ही कहता है कि मुझे नींद नहीं आती। और जो है इस प्रकार के जब केसेस होते हैं तो वी वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट। एक बार जो है हमें ये पता लग जाए कि उनका पैटर्न क्या है, और जहाँ तक दिन और रात का ताल्लुक है उसके लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं, लेकिन उन दवाइयों का इस्तेमाल, किसी भी प्रकार की दवाई का इस्तेमाल जो है उसका बेटर यूज़ तभी होता है जब हमें जो है मुख्य कारण पता हो कि अंडरलाइंग कॉज क्या चल रहा है।
आमतौर पे जैसे आपने बताया कि ये सीनियर सिटीजन है, और सीनियर सिटीजन्स के अंदर जो है, क्योंकि अगर कोई वो किसी काम में व्यस्त नहीं है एज अ रूटीन, एज अ पर्टिकुलर रूटीन, तो वो कभी भी जाके जो है सो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली है रात को उनकी नींद जो है हैम्पर्ड रहेगी। दवाइयाँ दी जा सकती हैं, डायग्नोसिस किया जा सकता है, लेकिन दवाइयों को तभी शुरू करें जब आपको उसका मुख्य कारण मालूम हो, क्योंकि अगर अननेसेसरी मेडिकेशन अंदर जाते हैं तो केमिकल्स ही, जैसे कि डॉक्टर मंजरी ने भी कहा कि हम वी वुड लाइक टू टेपर डाउन, वी वुड नॉट लाइक टू कीप द पर्सन, हम इंसान को ये नहीं चाहेंगे कि वो सारा वक्त जो है दवाई पे आश्रित रहे जी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पहले हम एक डिटेल्ड क्वेश्चनियर से उनकी जो है प्रॉब्लम समझें, समझने के बाद जो है अगर ज़रूरत पड़े तो उनका स्टडी करके देखें कि उनकी रात की निद्रा की एफिशिएंसी कितनी है, उसका पैटर्न क्या चल रहा है, उनको नींद वाकई नहीं आ रही या उनकी परसेप्शन है कि नींद नहीं आ रही, क्योंकि इन सब की मेडिसिन अलग अलग हैं। तो ये नहीं है कि उठा के एक कॉमन मेडिसिन पकड़ा दी कि आप ज़ोलफ्रेश ले लीजिए या आप XYZ कोई भी दवाई ले लीजिए बिकॉज फलाने को फायदा हुआ था। तो एवरी ह्यूमन बॉडी जो है, हर इंसान का जो शरीर है, चाहे वो मानसिक लेवल पे हो, शारीरिक लेवल पे हो, निद्रा के लेवल पे, वो अलग होता है, तो उसको हमें पहचानना जरूरी है, उसी के बाद उसका इलाज करना चाहिए। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, बहुत संक्षिप्त में चाहेंगे आपसे इस सवाल का जवाब। एक व्यूअर है हमारे योगेश जी, उन्होंने सवाल ये पूछा है कि उनको नींद में बोलने और चलने की आदत है, क्या यह सामान्य है या फिर इसे समस्या माने, और क्या इसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, ये जिसको हम बोलते हैं पैरासोम्निया, पैरासोम्निया मतलब नींद में नॉर्मली एक्टिविटी या मोबिलिटी नहीं होती है, पर नींद में चलना एक पैरासोम्निया है, नींद की एक बीमारी है। और अगर ये बहुत अक्सर हो रहा है, मतलब महीने में 3, 4, 5, 6 बार, तो थोड़ा जो स्लीप की सेफ्टी है वो देखनी पड़ेगी। जैसे कि इनके घर में कोई खुली हुई खिड़की नहीं होनी चाहिए जिससे ये बाहर गिर जाएं, या फिर इनके कांच के दरवाजे नहीं होने चाहिए जिसमें इनको ये टकरा के कुछ एक्सीडेंट हो इनका, या फिर जो घर का जो दरवाजा है वो ताला लगा के सोना चाहिए लोगों को, नहीं तो ये घर को खोल के बाहर भी जा सकते हैं। कई बार कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज भी होती हैं इसमें, जैसे पाया गया है कि स्लीप वॉकिंग में लोगों ने गाड़ी भी चलाई है नींद में ही। तो ये बहुत जरूरी है कि एनवायरनमेंट की, स्लीप की एनवायरनमेंट जो है वो सेफ रहे इन लोगों में। अगर साल में 1 या 2 बार हो रहा है तो कोई भी इशू नहीं है, इसके लिए कोई भी दवाई जरूरी नहीं है। बट अगर बहुत अक्सर हो रहा है तो इसके लिए हम दवाई देते हैं जिससे ये जो चीज है ये कम हो, पर इसका अंडरलाइंग कारण पता करना बहुत जरूरी है। और अमूमन बहुत सारी दवाइयां हैं जो अगर यूज हो रही हैं, जैसे अस्थमा की दवाई हो, कॉफ सिरप हो, या फिर जो साइकोटिक्स हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, उनमें भी जो है ये जो बीमारी चलने की, बोलने की, ये बढ़ती है। तो ये बहुत जरूरी है। कैफीन इंटेक हो, शराब का इंटेक हो, तो कैफीन, शराब, स्टिमुलेंट्स का इंटेक हो तो भी ये बोलने की तकलीफ और चलने की तकलीफ हो सकती है। तो हमको ये देखना जरूरी है कि ऐसा कोई एक्सपोजर तो नहीं है दवाई का या सेवन पदार्थ का जिसकी वजह से ये हो रहा है। और स्ट्रेस की वजह से भी ये तकलीफ बढ़ती है बोलने की और चलने की, स्लीप वॉकिंग की। तो अंडरलाइंग स्ट्रेस भी इनका जो है वो आइडेंटिफाई करना और उसको दूर करना बहुत जरूरी है। जी, तो कारण कोई भी हो, ये समझना जरूरी है कि नींद की समस्या क्यों हो रही है, उसका पता करें और उसका इलाज करवाएं, ये बहुत आवश्यक है। इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर अनंत मोहन, डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, डॉक्टर संजय मनचंदा, डॉक्टर संतोष चतुर्वेदी, आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और नींद से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए। कहते हैं जब हर दिन हम उठते हैं, यानी नींद के बाद सोकर उठना एक नए जन्म के बराबर होता है। स्लीप इज़ द बेस्ट मेडिटेशन, और इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नींद को उस सोने की जंजीर की तरह माना गया है जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संजो कर रखती है, एक साथ बांध कर रखती है। नींद की कोई भी समस्या हो तो नज़रअंदाज ना करें, विशेषज्ञ के पास जाएं और अच्छी नींद के लिए आपको बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, उनका पालन करें तो जाहिर तौर पर नींद भी अच्छी आएगी और आपकी उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और अगला दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल, तो जैसा आपने कहा कि अगर नींद की कोई भी समस्या हो तो उसको बिल्कुल उसको लेकर लापरवाह ना हो, तो उसको ये कोशिश करें कि आप डॉक्टर के पास जाएं और नींद को अपनी बेहतर बनाएं, सुख की, चैन की नींद सोएं, जिसको कहते हैं घोड़े बेचकर सोइए और सुखी रहिए जीवन में। यही हमारी भी इच्छा है और इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे इस कार्यक्रम में। बस इतना ही, नमस्कार।